हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह चेतन सचिन परिवार में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम पॉलिटी के सेक्शन में फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है वो पार्ट 3 में मेंशन्ड है, और ये ऐसे राइट है जो इंडिविजुअल के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम में आते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो फंडामेंटल राइट है वो पार्ट 3 में है और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे संविधान में। ठीक है, और ये जो हमारे फंडामेंटल राइट है ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो ये डेमोक्रेसी इंश्योर करते हैं। कौन सी डेमोक्रेसी? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। हमारे देश में ये जो फंडामेंटल राइट है ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंश्योर करते हैं, और इसके अलावा फ्रीडम एंड इक्वालिटी भी इंश्योर करते हैं। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, राइट टू इक्वालिटी एक फंडामेंटल राइट है, तो वो इंश्योर करता है इक्वालिटी। फ्रीडम, जैसे राइट टू फ्रीडम भी है जो इंश्योर किया जाता है, उसमें हमारे 4 फंडामेंटल राइट लिस्टेड है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ राइट्स क्या है। अगर हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि राइट्स कौन कौन से हैं जो एक इंडिविजुअल के पास रहते हैं, या दुनिया में लोगों के पास कौन कौन से राइट्स हैं, या राइट्स को किन टाइप्स में लिस्ट किया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लेफ्ट साइड में पॉजिटिव राइट्स। तो पॉजिटिव राइट्स वो है जो एक्शन इनिशिएट करने में मदद करते हैं। ठीक है, नेगेटिव राइट्स क्या है? नेगेटिव राइट्स वो है जो किसी को रोकते हैं। फॉर एग्जांपल, कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो हमारी सरकार है या जो गवर्नमेंट है उस पर रेस्ट्रिक्शन इंपोज करती है, तो उसे हम नेगेटिव राइट बोलेंगे। ठीक, उसके बाद है सिविल राइट। सिविल राइट क्या है कि जैसे आम जनता जो है, आम लोग जो है, उनको सिविलियन बोला जाता है। ठीक है, तो उनके पास कुछ अपने स्पेसिफिक राइट है, जैसे कि बिजली, पानी और खाना। ये कुछ सिविल राइट है जो सारे सिटीजन को या इंडिविजुअल्स को मिलने चाहिए, तो उन्हें हम सिविल राइट में कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसके बाद पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स क्या है कि जो देश की राजनीति है या कंट्री का पॉलिटिक्स है उसमें पार्टिसिपेट करने का। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट राइट है एडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज भी बोलते हैं उसे। एडल्ट सफरेज का मतलब है कि जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर है उसे राइट है वोट करने का, और उससे उसे कोई नहीं डिबार कर सकता या कोई नहीं हटा सकता। ठीक है, तो वो हो गया पॉलिटिकल राइट। इसके अलावा पॉलिटिकल राइट में आप अगर एलिजिबल हैं किसी भी पॉलिटिकल ऑफिस के लिए, पॉलिटिकल ऑफिस का मतलब कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक बनने के अगर आप एलिजिबल हैं तो आप उसके ऑफिस के लिए खड़े हो सकते हैं, या आप विधायक का जो चुनाव है उसमें खड़े हो सकते हैं। वो भी पॉलिटिकल राइट में ही आता है। ठीक, अब आगे हम राइट हैंड साइड पे आते हैं। तो इसमें जो राइट्स मेंशन्ड है, पहला कौन सा है? नेचुरल राइट्स। ये कुछ ऐसे राइट्स हैं जो यूनिवर्सल हैं, जो यूनिवर्सली प्रेजेंट है। जैसे राइट टू ब्रीथ, सांस लेने का राइट। मतलब कि अगर एयर है तो वो यूनिवर्सली प्रेजेंट है, तो वो नेचर से आया है, वो हम नेचर से डिराइव कर रहे हैं, और इन्हीं नेचुरल राइट से फिर कुछ कुछ राइट्स डिराइव किए गए हैं। जैसे नेचुरल राइट से ह्यूमन राइट्स आएंगे, ह्यूमन राइट से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से स्टैट्यूटरी राइट्स आएंगे। तो जो राइट्स हैं वो बेसिकली नेचुरल राइट से ही डिराइव करे गए हैं। एक ह्यूमनली एक्सिस्टेंट, मतलब हमको अपनी लाइफ को फुली जीने के लिए या अपनी क्वालिटीज को अपने फुल पोटेंशियल पे ले जाने के लिए कुछ राइट्स की जरूरत होती है, उसे हम फंडामेंटल राइट बोलते हैं। लेकिन नेचर में इसके अलावा भी बहुत सारे राइट्स
सभी लोगों को दे रखे हैं, उसे हम नेचुरल राइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा माना जा सकता है कि जो राइट्स है दुनिया में या हमारे देश में, वो कहां से डिराइव्ड है? नेचर से डिराइव्ड है। ठीक है, तो सबसे ऊपर आएंगे नेचुरल राइट, उसके बाद आएंगे ह्यूमन राइट्स, और नेचुरल राइट्स में जो है आपके एनिमल राइट्स भी आएंगे। ठीक है, और जो ह्यूमन राइट्स है उसमें ह्यूमन राइट्स तो आएंगे, मतलब आम इंसानों के या आम लोगों के जो राइट्स है वो किसमें मेंशन्ड है? ह्यूमन राइट्स में मेंशन्ड है। और इसके अलावा एक यूडीएचआर हुआ था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो इसमें भी जो बेसिक राइट्स है ह्यूमंस के या इंसानों के, वो यूडीएचआर में मेंशन्ड है। ठीक है, इसके बाद हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, जो हमारे संविधान में कुछ अधिकार हमें दिए गए हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो जब हमारा संविधान बनाया गया था, तो जो हमारे संविधान के निर्माता थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, तो उन्होंने ये इंश्योर किया कि जो हमारी जनता है उसे कुछ हक दिए जाए, उस हक का यूज करके वो हमारे नेशन बिल्डिंग या जो हमारा भारत है उसकी प्रगति में मदद कर पाए। तो इसलिए कुछ उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए गए थे, जिसमें से एक कैटेगराइजेशन है फंडामेंटल राइट का और दूसरा कैटेगराइजेशन है स्टैट्यूटरी राइट्स का। ठीक है, तो जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार भी बोलते हैं इन्हें, तो जो फंडामेंटल राइट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि हमने देखा पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35, 12 से 35 के बीच में मेंशन्ड है। और ये जो है फंडामेंटल राइट, ये जस्टिशिएबल होते हैं। जस्टिशिएबल का क्या मतलब है? कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है या आपको आपका फंडामेंटल राइट नहीं दिया जाता है, तो इसके एनफोर्समेंट के लिए या इसे पाने के लिए आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो जस्टिशिएबल का क्या मतलब है? कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है या आपके फंडामेंटल राइट आपको नहीं दिए जाते हैं, तो आप इसके एनफोर्समेंट के लिए या इसे पाने के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल है, पार्ट 3 में मेंशन्ड है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मेंशन्ड है। ठीक है, जैसे कि इसका एक एग्जांपल है आर्टिकल 21A। ठीक है, एक दूसरे राइट होते हैं स्टैट्यूटरी राइट। स्टैट्यूटरी को क्या बोलते हैं? वैधानिक, मतलब विधि द्वारा या लॉ द्वारा ये एस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो जो स्टैट्यूटरी राइट होते हैं उसके लिए लॉ बनाना पड़ता है। तो जैसे कि हमने एक आरटीआई एक्ट बनाया था, तो आरटीआई एक्ट क्या करता है? आरटीआई एक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है। तो कोई भी पब्लिक ऑफिस से अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हम आरटीआई एक्ट का यूज करके वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये हमारा हुआ स्टैट्यूटरी राइट। क्यों? क्योंकि एक ये लॉ से आया है। ठीक है, और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे डायरेक्ट संविधान में लिखे होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था कि जो हमने फंडामेंटल राइट लिए हैं वो जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने वहां से फंडामेंटल राइट लिए हैं, और कुछ फंडामेंटल राइट हमने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से भी लिया है। ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुछ राइट्स मेंशन्ड है, जैसे राइट टू लिव, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। तो कुछ राइट हमने वहां से लिए हैं, लेकिन इंस्पायर्ड कहां से है? यूएस बिल ऑफ राइट्स से। तो फंडामेंटल राइट कहां से डिराइव्ड है? फंडामेंटल राइट हमारे डिराइव्ड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। फंडामेंटल राइट्स कहां से डिराइव्ड है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। हम सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग उसको एक बार रेफर कर सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो। ठीक है, लेकिन फंडामेंटल राइट हमने कहां से लिया है?
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ठीक है। और कब लिया गया था? 1950 में अडॉप्ट किया था हमने एज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक है? आर्टिकल 12 टू 35, ठीक है। तो अब हम बारी बारी से वन बाय वन सारे आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे 12 टू 35 तक, ठीक। तो जो आर्टिकल 12 है उसमें क्या मेंशन है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब हमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट की जरूरत क्यों पड़ी? जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उसमें हमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए क्योंकि कुछ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, स्टेट के एक्शन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जैसे कि राइट टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब एक इंसान खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, या कोई स्टेट या पुलिस किसी इंसान को मजबूर नहीं कर सकती कि वो खुद के खिलाफ गवाही दे, तो ये उस इंसान का फंडामेंटल राइट है। तो इसलिए स्टेट की डेफिनेशन की हमें जरूरत पड़ी कि जो स्टेट है उसमें फंडामेंटल राइट कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाता है, तो अगर उस रेस्ट्रिक्शन के बारे में हमें पता होगा तो ही हम उस रेस्ट्रिक्शन को एनफोर्स कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें स्टेट की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि स्टेट क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेट में कौन आता है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में क्या हो सकता है? एक तो पार्लियामेंट हो सकता है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो सकती हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में पीएम हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, ऑफिसर्स हो गए, ठीक है। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, ठीक है। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस किसी भी गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज के अंदर, वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे। और जो भी राइट रेस्ट्रिक्शन के लिए लगाए गए हैं, जो भी फंडामेंटल राइट स्टेट के एक्शन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, वो सारे फंडामेंटल राइट इन सारे स्टेट्स, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज के अंडर में काम कर रही ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं, उनके एक्शन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 में क्या मेंशन्ड है? लॉस इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट। कुछ ऐसे लॉ हैं जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। तो अगर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो इनिशियली तो बोला गया था कि फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, फिर बोला गया था कि डीपीएसपी सुप्रीम है, लेकिन अभी दोनों में बैलेंस रख के चलना है, ठीक है। तो अगर कोई लॉस वायलेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के थ्रू या हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के थ्रू क्या डिक्लेयर कर सकता है? नल एंड वॉइड। अब नल एंड वॉइड का क्या मतलब है कि उस लॉ को ये एंड कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है उसका क्या मतलब है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव एक्शन अगर किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट अपने जुडिशियल रिव्यू के पावर के थ्रू, जो कि आर्टिकल 13 से डिराइव की गई है, उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, मतलब उसे खत्म कर सकता है या एंड कर सकता है, ठीक है।
तो इसलिए आर्टिकल 13 में लॉस इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट दिया गया है, और इसी डेफिनेशन से जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू क्या है? अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन, मतलब गवर्नमेंट का एक्शन, या कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शन, मतलब कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस लॉ को खत्म कर सकते हैं या नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। इनिशियली 7 राइट थे, 7वां कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन इसको एंड कर दिया गया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? अब करंट स्टेटस है ये है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कौन से आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 300A। ठीक है, तो इनिशियली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे पास 7 राइट थे। 7 राइट्स के अंदर अलग अलग आर्टिकल मेंशन थे। तो इनिशियली हमारे पास 7 बेसिक फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें से राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके अलावा राइट टू प्रॉपर्टी भी था। राइट टू प्रॉपर्टी भी था। तो हमारे पास टोटल 7 राइट थे इनिशियली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया गया या हटा दिया गया, किससे? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44वें संवैधानिक संशोधन से। 44वें संविधान संशोधन से हमने राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया और उसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया, मतलब उसे एक संवैधानिक अधिकार बना दिया। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 300A या अनुच्छेद 300A के तहत। ठीक है, अब जो हमारे 6 बचे हुए राइट है वो क्या है? सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी, जिसमें आर्टिकल 14 से 18 तक मेंशन्ड है। ठीक है, दूसरा क्या है? राइट टू फ्रीडम, जिसमें आर्टिकल 19 से 22 है। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 तक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 से 30, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, तो देखते हैं। तो जो राइट टू इक्वालिटी है वो राइट क्यों रखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? क्योंकि जो भी राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं उनका कुछ ना कुछ मोटिव है। तो हम बारी बारी से देखेंगे कि जो अलग अलग राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं उनका मोटिव क्या है, और उनमें जो आर्टिकल है उनका बेसिस क्या है, और वो आर्टिकल क्या कहना चाहते हैं, वो कौन से राइट हमारे सिटीजन्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी क्या करता है? तो राइट टू इक्वालिटी के 2 पार्ट हैं। पहला इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों मेंशन है आर्टिकल 14 में, हम आगे देखेंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि राइट टू इक्वालिटी क्या करता है। तो ये क्या करता है? इक्वल ट्रीटमेंट अंडर द लॉ। तो राइट टू इक्वालिटी जो है वो इंश्योर करता है कि हमारे देश में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। जो हमारा लॉ है उसके सामने सब बराबर है। तो ये हमारे सोसाइटी में इक्वालिटी या समानता
स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। इसके अलावा ये डिस्क्रिमिनेशन जो है रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसको रोकता है। तो राइट टू इक्वालिटी क्या करता है? पहली बात तो इक्वालिटी समाज में लाने की कोशिश करता है, समानता लाने की कोशिश करता है, और जो डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव हो रहा है उसे कम करने या खत्म करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम आर्टिकल 14, ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल बिफोर लॉ। तो जैसे मैंने कि बताया था कौन कौन से राइट होते हैं, एक होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के सामने सब बराबर है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि कोई भी अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, वो सभी जो हमारा लॉ है या जो हमारा कानून है उसके सामने बराबर है। तो आपकी इनकम के बेसिस पे या आपकी एज के बेसिस पे या आपके सोशल स्टेटस के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कानूनी तौर पर। ठीक है, तो आर्टिकल 14 का पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये नेगेटिव राइट है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये पॉजिटिव है। मतलब नेगेटिव राइट का मतलब है एक्शन रेस्ट्रिक्ट करता है ये, और पॉजिटिव राइट का क्या मतलब है कि ये एक्शन इनिशिएट करता है। ठीक है, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पॉजिटिव कैसे है? तो स्पेशल ट्रीटमेंट टू वीकर सेक्शन। मतलब अगर कोई कमजोर वर्ग है तो उसके राइट को या उसके जो संवैधानिक अधिकार है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आप आर्टिकल 14 यूज कर सकते हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ स्पेशल ट्रीटमेंट देता है वीकर सेक्शन को। ठीक है, तो आर्टिकल 14 के दो पार्ट है, हमने देख लिया। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, एक्शन रेस्ट्रिक्ट करता है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो एक्शन इनिशिएट करता है। किस सेंस में? जो स्पेशल ट्रीटमेंट देना है वीकर सेक्शन को, उनके राइट्स इंश्योर करने के लिए, उनका डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए। ठीक है, आर्टिकल 15 देखते हैं। आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन में क्या करना है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करना है। तो इसमें कुछ ग्राउंड्स मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली, किस किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से बेसिस है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, रिलीजन पता है आप लोग को, धर्म। रेस ये जनरली एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हम इंडियन आर्यन रेस है, ऐसे करके बहुत सारी रेसेस हैं, मंगोलॉइड हो गई, निग्रोइड हो गई, ऑस्ट्रेलॉइड हो गई। तो वो हमें जानने की जरूरत नहीं है। वो जनरली फिजिकल फीचर और इनहेरिटेंस से डिराइव किया गया है, जो जेनेटिक इनहेरिटेंस है। तो वो हमें जानने की जरूरत नहीं है। हमें जानने की जरूरत है ग्राउंड्स कौन कौन से हैं जो प्रोहिबिट किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि उनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन से ग्राउंड है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। जो आर्टिकल 15 है उसमें एक्सेप्शन में ये है कि जो वीकर सेक्शंस हैं उनके डेवलपमेंट के लिए या उनके उत्थान के लिए
कुछ एक्सेप्शंस किए जा सकते हैं, जैसे कि स्पेशल प्रोविजन किसके लिए हो सकते हैं, वुमेन और चिल्ड्रन के लिए हो सकते हैं। अभी रिसेंटली वीकर सेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविजन लाया गया है आर्टिकल 15 में, जैसे कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इसके लिए है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पॉपुलेशन के लिए। तो इनको क्या दिया गया है, 10% रिजर्वेशन। ठीक है, तो अगर कोई वीकर सेक्शन है तो उनके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो कर सकती है, वो आर्टिकल 15 के थ्रू ही हो सकता है। ठीक है, और ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन किससे आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 103 से। ठीक, आगे देखते हैं आर्टिकल 16 इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब देखिए जो आर्टिकल 16 है वो जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने की बात करता है सभी सिटीजन्स को। मतलब जब आर्टिकल 16 अप्लाई होता है तो आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप किन्हीं दो इंडिविजुअल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। जैसे कि देखा जा रहा है हमारे सोसाइटी में कि एक मैन और वुमेन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है जॉब के केसेस में, या कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो आर्टिकल 16 इन सबको प्रोहिबिट करता है। आप किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप करते हैं तो कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या हाई कोर्ट जा सकता है, और अगर जो इसे वॉयलेट कर सकता है, वॉयलेट करता है, उसे सजा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया। दूसरा क्या करता है, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक सेक्टर जॉब। ठीक, अब एक्सेप्शंस क्या है इसके, कि ये तो डायरेक्टली लिखा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन क्या हो सकता है, एक्सेप्शंस है कि रेसिडेंस एक बेसिस हो सकता है या रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक बेसिस हो सकता है इसके लिए, डिस्क्रिमिनेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी केस में, जैसे कि अगर लोकल बॉडीज है तो उन केस में कभी कभी जरूरत होती है कि जो ऑफिशियल्स हैं वो ग्राउंड लेवल पे काम करे, गांव में जाके काम करे, तो उन्हें लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। तो लोकल लैंग्वेज का ज्ञान एक क्राइटेरिया हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन का, कि उससे एफिशिएंसी इंश्योर हो, तो वहां पे रेसिडेंस का क्राइटेरिया आ जाएगा। ठीक, या रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, कोई वीकर सेक्शन है तो उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके उत्थान के लिए कुछ काम करना है, तो उनको रिजर्वेशन देने की अगर बात होती है कि पब्लिक सेक्टर अगर अंडरटेकिंग है तो एक पर्टिकुलर नंबर या परसेंटेज हमने फिक्स कर दिया कि इतनी पोस्ट तो हम इस वीकर सेक्शन को ही देंगे, इतनी पोस्ट तो हम बैकवर्ड क्लास को ही देंगे, तो वो एक एक्सेप्शन है इस आर्टिकल का कि इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 17 किसकी बात करता है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो छुआछूत की प्रथा हमारे यहाँ है, अनटचेबिलिटी जो कई हजारों सालों से चली आ रही है, तो उसे हमें खत्म करना है। तो ये था आर्टिकल 17 में अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड पनिशेबल बाय लॉ। इसका मतलब ये है अगर कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप या सोसाइटी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करती है तो उसे पनिश किया जा सकता है, जिसमें फाइन और जेल हो सकती है उसे। ठीक है, तो अब इस फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट करने के लिए एक एक्ट लाया गया। कौन सा एक्ट, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के
इंसान को उसकी कास्ट के लिए उस पे कुछ एट्रोसिटीज करता है, अगर उसे उसकी कास्ट पता है, SC या ST जो बंदा है उसकी कास्ट पता है किसी इंसान को, और अगर उस पे वो कोई अत्याचार करता है तो उस पे ये SC ST एट्रोसिटीज एक्ट लगेगा। और इसके जो प्रोविजंस है वो बहुत स्ट्रिंजेंट है या बहुत कड़े प्रोविजन है, और इसमें एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं मिलती है। तो इसलिए जो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है उसे इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक एक्ट लाया गया जिसका नाम है SC ST एट्रोसिटीज एक्ट। ठीक, तो आर्टिकल 17 क्या करता है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। ठीक है, अब आर्टिकल 18 में आ जाते हैं, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो क्योंकि हम इक्वालिटी वाले राइट्स पढ़ रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स में जो राइट्स इक्वालिटी इंश्योर करते हैं वो कौन कौन से हैं, तो क्योंकि जब हमारा संविधान नहीं बना था या जब यहाँ पे प्रजातंत्र नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं थी, राजतंत्र था, राजाओं का रूल था, तो बहुत सारे टाइटल्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि यूज किए जाते थे राय बहादुर, राजा जी, तो वो सारे टाइटल आर्टिकल 18 ने अबॉलिश किए। क्योंकि अगर टाइटल लगा होता है किसी के नाम के आगे तो वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन दिखाता है, अनइक्वल सोसाइटी दिखाता है, इक्वालिटी इंश्योर नहीं कर पाते हैं हम उससे। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने या संविधान ने जो टाइटल्स हैं उन्हें अबॉलिश कर दिया गया है। ठीक है, तो नो हेरिडिटरी और रॉयल टाइटल्स अलाउड, जैसे कि मैंने अपनी बात की, जैसे कि कोई टाइटल राय बहादुर हो गया, राजा जी हो गया, तो ऐसे टाइटल जो हेरिडिटरी हैं या रॉयल है उन्हें हमारे संविधान ने आर्टिकल 18 से अबॉलिश कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स आर एक्सेप्शन, जैसे कि मिलिट्री एकेडमिक टाइटल कौन कौन से हो गए, PhD एक टाइटल हो गया। ठीक, इसके अलावा आप जैसे मिलिट्री टाइटल देखेंगे तो मेजर हो गया। तो ये टाइटल्स अलाउड है। ये टाइटल्स क्यों अलाउड है, क्योंकि ये इंडिविजुअल की एक्सीलेंस दिखाते हैं। अब किसी ने PhD करी है तो उसने बहुत पढ़ाई करी है, तो वो उसका एक्सीलेंस दिखाता है, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखाता है, वो उसने अपने जीवन में एक्सेल किया, अपने जीवन में मेहनत की है और वो ओहदा पाया है। तो इसलिए ये टाइटल्स अलाउड है, जैसे PhD, मेजर, मेजर जनरल, नेवी और डिफेंस के भी ले लीजिए। ठीक है, तो ये टाइटल्स अलाउड है, लेकिन हेरिडिटरी या रॉयल टाइटल्स अलाउड नहीं है। इसके अलावा अगर कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन स्टेट किसी भी इंडिविजुअल को कोई टाइटल देता है, जैसे कि एक अगर हम एग्जांपल लें क्रिकेट का, तो जो सचिन तेंदुलकर है उन्हें सर का टाइटल दिया जा रहा था, तो चूंकि उन्होंने खुद ही मना कर दिया, लेकिन अगर वो सर का टाइटल एक्सेप्ट कर रहे होते तो उन्हें हमारे प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती, हमारे राष्ट्रपति जी की परमिशन लेनी पड़ती, और उसके बाद ही वो टाइटल एक्सेप्ट कर सकते थे। ठीक है, तो अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशन या फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन किसी इंडियन सिटीजन को कोई भी टाइटल देता है तो उस टाइटल को लेने से पहले हमें हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो इंडिविजुअल या वो इंसान वो टाइटल एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक, चलिए।